एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी अचीवर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया, कब बनाया गया, कब अपनी रिपोर्ट इसे सबमिट की, क्या रिकमेंडेशंस थी इस कमीशन की, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे विद मी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट डिले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने अप्रैल 2007 में पुंछी कमीशन को बनाया था टू टेक अ फ्रेश लुक एट द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इंटर रिलेशंस। तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कमीशन बनाया गया था वो सरकारी आयोग था। ठीक है, इसके बाद पुंछी कमीशन जो आता है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशंस को यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए ही बनाया गया था। ओके, द रिपोर्ट ऑफ दिस 3-member कमीशन हेडेड बाय M.M. पुंछी was submitted in 2010 to then Home Minister P. चिदम्बरम। ऑब्जेक्टिव, पुंछी कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है या अदर सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इन सभी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एंड क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, इन सभी को एग्जामिन करना था। ओके, कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, कितने मेंबर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। चेयरमैन मदन मोहन पुंछी, पुंछी कमीशन के जो चेयरमैन थे M.M. पुंछी, उनका पूरा नाम मदन मोहन पुंछी है। ये एक रिटायर्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। ओके, मेंबर्स की बात कर लेते हैं। श्री धीरेन्द्र सिंह, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड मेंबर है यहाँ पर श्री विनोद कुमार दुग्गल, ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। थर्ड जो यहाँ मेंबर हैं N.R. माधव मेनन, ओके, ये फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल से एंड नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलोर से। ओके, मेंबर सेक्रेटरी श्री विजय शंकर, ये IPS थे, IPS ऑफिसर थे रिटायर्ड एंड फॉर्मर डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अमरीश बागची was a member from 4th July 2007 until his death on 20th February 2008. तो these are members of पुंछी कमीशन। रिकमेंडेशंस ऑफ पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी इनको यहाँ 7 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी द पुंछी कमीशन सबमिटेड देयर रिपोर्ट दैट कंटेन 273 recommendations. These recommendations were submitted in 7 volumes and 4 supplementary reports. Okay, वॉल्यूम 1 में आप देखिए एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, इसके बारे में बात की गई है। वॉल्यूम 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। वॉल्यूम 3 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिलेशंस और प्लानिंग के बारे में बात की गई है। वॉल्यूम 4 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, वॉल्यूम 5 की बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, क्रिमिनल जस्टिस एंड सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वॉल्यूम 6 में एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। वॉल्यूम 7 में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये 7 वॉल्यूम्स हैं पुंछी कमीशन के। सप्लीमेंट्री 4 रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, उनको आप देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री सेक्शन 1, इसमें आप देखिए टास्क फोर्स रिपोर्ट है। सप्लीमेंट्री सेक्शन 2 में रिसर्च स्टडीज़ है और सेक्शन 2A है, इसमें भी रिसर्च स्टडीज़ हैं। और सेक्शन 3 में स्टॉक होल्डर फीडबैक्स हैं एंड सेक्शन 4 में रीजनल कंसल्टेशन है। ठीक है, तो ये जो भी रिकमेंडेशंस हैं इस कमीशन की उनको इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मेजर रिकमेंडेशंस रही हैं इस कमीशन की, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। कम्युनल वायलेंस बिल, तो
according to this commission's recommendation, there should be an amendment in the communal violence bill. तो एक कम्युनल वायलेंस बिल है जिसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट में उसकी परमिशन के बिना फोर्स तैनात कर सकती है, लेकिन ये जो फोर्स लगाई जाएगी वो 1 वीक के लिए होगी, फॉर अ वीक, और इस वीक के बाद पोस्ट फैक्टो कंसेंट लिया जाएगा उस स्टेट से, ठीक है। यानी कि 1 हफ्ते के बाद उस स्टेट से यहाँ पर कंसेंट लेना ज़रूरी हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दिस वाज रिकमेंडेड सो दैट द कंसेंट ऑफ द स्टेट डज नॉट बिकम अ हर्डल इन मिटिगेटिंग कम्युनल वायलेंस एज सून एज पॉसिबल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इसको फॉलो करते हुए पंची कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि यहाँ पर भी एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई जानी चाहिए फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, और दिस स्ट्रक्चर कुड बी नोन एज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इस काउंसिल में 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है। ईयरली मीटिंग होगी, यानी साल में एक बार मीटिंग होगी, और अगर किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वायलेंस होता है किसी तरह का, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो 5 मेंबर्स हैं विद इन 2 डेज़ इनको उस कंसर्न एरिया की वहाँ जाकर विजिट करनी होगी, ठीक है। तो वहाँ जाकर वो दौरा करेंगे, विज़िट करेंगे। ये सारी रिकमेंडेशंस पंची कमीशन ने दी थी। आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल 355 और 356 इन दोनों में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनकी वजह से स्टेट्स जो हैं उनकी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पंची कमीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है तो वहाँ पूरे स्टेट में इमरजेंसी लगाने की बजाय जो कंसर्न एरिया है या जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह का वायलेंस हुआ है, सिर्फ वहीं पर उस एरिया में ही इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। दूसरा, वो बात ये कहते हैं कि ये जो इमरजेंसी है सिर्फ 3 महीने के लिए लगाई जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पंची कमीशन ये भी कहता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना रही है, तो यहाँ उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही कंसल्ट करें। ओके, वीटो पावर, इसके रिगार्डिंग पंची कमीशन का एक रिकमेंडेशन ये था कि अगर प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो पावर का यूज़ करने का डिसीज़न लेते हैं तो विद इन 6 मंथ उस रेस्पेक्टिव कंसर्न स्टेट को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर, इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर गवर्नर के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की बात हो तो इससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो पंची कमीशन ने दी थी, ठीक है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन एज अ गवर्नर अपॉइंट होता है तो अपने अपॉइंटमेंट से कम 2 साल पहले उसे स्थानीय जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे दूर हो जाना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स का हिस्सा गवर्नर नहीं होगा, ठीक है। किसी भी तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होने चाहिए। अ कमेटी शुड बी फॉर्म, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, एक समिति बनाई जानी चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, और इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर एंड कंसर्न चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शामिल होंगे। दूसरा, डिलीशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर रिकमेंडेशन ये दी गई है कि जैसे जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही अपने पोस्ट पर रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पर रहते हैं। इस प्रोविज़न को हटा दिया जाना चाहिए। द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी 5 ईयर्स, 5 साल का अपॉइंटमेंट पीरियड हो।
गवर्नर कुड ओनली बी रिमूव बाय ए रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हटाने का जो प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट नहीं उनको हटाएंगे। हटाया कैसे जाएगा, उनको एक रेजोल्यूशन के थ्रू हटाया जाएगा, और ये जो रेजोल्यूशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाना चाहिए। रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविज़न फॉर द गवर्नर्स इम्पीचमेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर को ही ये पावर दी गई है कि अगर गवर्नर पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा तो उसको प्रपोज स्टेट लेजिस्लेचर में ही किया जाएगा। राइट ऑफ गवर्नर टू सैक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस के अगेंस्ट मिनिस्टर्स पर मुकदमा चलाने, स्टेट मिनिस्टर्स पर मुकदमा चलाने का जो राज्यपाल का अधिकार है उसको यहाँ पर समर्थन दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये भी कही गई है कि जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे, गवर्नर होंगे, उनको एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो अगर किसी भी स्टेट के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनको उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बनाया जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू पुंची कमीशन, जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, शुड बी मेड विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, सो दैट, ताकि गवर्नर की जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, जो विवेकाधीन अधिकार हैं, उनको लिमिटेड किया जा सके। ठीक है। अ प्री पोल अलायंस इज़ टू बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कि जो प्री पोल अलायंस है, चुनाव पूर्व गठबंधन है, इसको एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है अगर ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर फुलफ़िल करता हो। तो ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं, शर्तें क्या हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर वाला प्री पोल अलायंस, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, सरकार में शामिल होने वाले कुछ दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन यानी पोस्ट पोल अलायंस। एंड लास्ट है कुछ दलों के साथ सरकार में शामिल होने के बाद चुनाव के बाद गठबंधन, ठीक है, यानी पोस्ट पोल अलायंस। एंड रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि बचे हुए हैं, निर्दलीय हैं, उनके सहित बाहरी समर्थन, आउटसाइड सपोर्ट। तो ये कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंक्लूजन, द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स 7-volume रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन March 2010। ओके, द इंटर स्टेट काउंसिल ISC स्टैंडिंग कमेटी कंसिडर द सजेशंस ऑफ द पंची पैनल एट इट्स मीटिंग इन April 17। तो अप्रैल 2017 में जो मीटिंग होती है इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें पंची कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी इनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, उन पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये पंची कमीशन के बारे में थी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।